Hello students, welcome to the Pradis Institute of Education and welcome back to our example series for the class 10 board examination. Introducing myself, I am Rushali Sehjwani and I will be teaching you all chemistry for the class 10 board examination. So here in example we have completed our first chapter of chemistry. अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे. साइंस टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर है और केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. तो इस चैप्टर में भी हम सेम स्ट्रेटेजी अपनाएंगे. पहले हम चैप्टर की पूरी समरी पढ़ेंगे. जब हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन पार्ट. क्वेश्चंस में हम सबसे पहले 1 मार्कर सॉल्व करेंगे. 1 मार्कर के बाद 2 markers and 3 markers, that is short answer type questions, and then we'll move to the long answer type questions. चलो तो let's start with our session. First of all, I would like to tell you all about the Pradis Education app. Pradis Education में जैसे ही आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं, आप हमारा ऐप प्ले स्टोर और iOS से डाउनलोड कर सकते हैं. Here you will be getting the entire course in just the minimum price of 9999. मतलब 9999 में आपको पूरा कोर्स मिलेगा. So if you are from class KG to class 10th or you are from class 11th and 12th, you can get the entire course in just 9999. Okay, you just have to apply the coupon code Pradis_10 and you will be getting the entire course in the app. Okay, also I'll be like to tell you कि after you download the app आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं. You will be getting classroom videos, 3D videos, lecture videos, smart board videos, recent live lectures, content, free solutions, practice test, worksheets, doubt sessions, that too from the teachers that are teaching you on the application. Okay, so do contact us. This is our contact information. Now let's start with our chemistry lecture series and today we will be starting a second chapter, that is acid basis and salt. ठीक है, acid basis and salt ये चैप्टर हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं. आई गेस 6th क्लास से हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर. तो हमें बेसिक्स तो पता है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, बट अब क्योंकि हम 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दैट टू बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत कुछ ऐड होगा, बहुत कुछ हमें नया सीखने मिलेगा. वी विल बी लर्निंग मच मोर थिंग्स. ऑल्सो क्वेश्चंस अलग तरीके से फ्रेम होंगे जूनियर क्लासेस से. अब जब हम सीनियर क्लासेस में अब कदम रखने वाले हैं तो ऑब्वियसली बहुत कुछ चेंज होने वाला है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं. वी विल बी डिस्कसिंग द समरी ऑफ द होल चैप्टर, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन पार्ट. हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम वो सारे सॉल्व करेंगे. वी विल स्टडी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो 1 मार्क क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस बार सीबीएसई में हमें 20 एमसीक्यूज पूछे जाने वाले हैं. तो एमसीक्यूज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. और आपको पता है एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना मतलब हमें पूरे चैप्टर को डीपली पढ़ना होगा, है ना. एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो. तो सबसे पहले हम यही करेंगे, हम पूरे चैप्टर का समरी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से क्रिस्प तरीके से हम पूरे चैप्टर को तैयार कर लेंगे. देन वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, फिर हम 2 मार्क और 3 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे एंड देन एट द एंड वी विल सी द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट इज 4 मार्क एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन. चलो तो देन लेट अस स्टार्ट विद द समरी ऑफ द चैप्टर्स. आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं. हम एसिड्स पढ़ेंगे और बेसिस पढ़ेंगे एंड वी विल स्टडी अबाउट द इंडिकेटर्स. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर चैप्टर. आवर चैप्टर इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट.
एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की जनरल डेफिनेशन तो हम बहुत बार से पढ़ चुके हैं। तो वी ऑल नो कि कंपाउंड्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड का जनरल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एसिड्स आर सार इन टेस्ट। तो ऐसी चीजें जिनका टेस्ट थोड़ा खट्टा होता था, दे वर क्लासिफाइड एज एसिड्स। बेसिस, दे आर बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी इन टच। तो बेसिस कौन से सब्सटेंस होते हैं? बिटर इन टेस्ट एंड सोपी एंड स्लिपरी इन टच। ओके, एंड सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सॉल्ट का प्रोडक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी हम शायद 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि एसिड व्हेन कंबाइंस विद अ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो सॉल्ट की जनरल डेफिनेशन यही है कि सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और ये डेफिनेशन सॉल्ट की, जब तक आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे तब तक सॉल्ट की डेफिनेशन चेंज नहीं होने वाली है। ओके, acids and bases are identified by indicators and their characteristic chemical reactions. Physical properties तो हमें पता है कि acids are sour in taste, bases are bitter in taste, soapy in touch, लेकिन इनका identification, classification किनके अकॉर्डिंग होता है? इनकी chemical reactions की वजह से, chemical properties की वजह से, और इंडिकेटर्स में वो जो चेंज आते हैं उनकी वजह से। तो दे आर मेनली आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एसिड्स। तो एसिड्स कौन से सब्सटेंस को बोलते हैं हम? एसिड्स वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया था, एसिडस, जिसका मतलब ही होता है सार, मतलब खट्टा। तो ऐसे सारे सब्सटेंस विच वर सार इन टेस्ट वर क्लासिफाइड एज एसिड्स। ऑल्सो एसिड का एक और क्लासिफिकेशन है, ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर में डिसॉल्व होके H+ आयन्स देते हैं, दैट इज हाइड्रोजन आयन देते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है और जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें वो H+ आयन देते हैं, जिसे हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। सो एसिड्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एटम्स एंड आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन्स। These compounds are sour in taste and the sour taste of some food is due to the presence of acid. तो हमें पता है sour taste किन किन फ्रूट्स का होता है, अलग अलग फूड आइटम्स का होता है, तो that is all because of the acid present in them. ठीक है, तो हमें पता है कि लेमन बहुत खट्टा होता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ सिट्रिक एसिड, है ना। तो सब जो खट्टी चीजें हैं उनमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है। अब एसिड कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली एसिड आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब ये दोनों टाइप किसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया था? फ्रॉम द सोर्स वी आर ऑब्टेनिंग द एसिड्स। तो फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एसिड एंड द अदर वन इज इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड्स को बोलते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब नेचुरली हमें मिलते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से। अब ये कौन से होते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, ठीक है। एसिटिक एसिड, इट इज प्रेजेंट इन विनेगर। फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टिंग्स ऑफ बीज एंड आंट्स, ठीक है। तो ये कैसे मिल रहे हैं? ये सारे एसिड्स हमें नेचुरली मिल रहे हैं। और ऑर्गेनिक क्यों बोला गया है? क्योंकि हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मोस्टली, है ना। तो इसीलिए ऐसे एसिड्स को हमने ऑर्गेनिक एसिड्स बोला। अब ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीक एसिड्स। वीक एसिड्स मतलब ये करसिव नहीं होते हैं नेचर में, दे आर जनरली वीक एसिड्स, और ये सोल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज भी नहीं होते हैं। सो दे कंटेन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब जब हमने बोला कि ये सोल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे, तो मतलब जब मैं इन्हें सोल्यूशंस में डालूंगी, किसी वाटर में डिसॉल्व करूंगी, तो क्या होगा? ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे। मतलब कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे मतलब मैंने जो एसिड डाला
उसके मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे और कुछ जो आयनाइज हो गए तो उनके आयंस भी प्रेजेंट होंगे। तो इन सोल्यूशन दे आर प्रेजेंट इन बोथ आयनिक एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टाइप होता है इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स वर ऑब्टेन्ड नेचुरली, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते थे। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे कि दे आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, और क्योंकि ये मिनरल से मिलते हैं तो इस कैटेगरी को हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी में कौन कौन से एसिड्स आते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे एसिड्स हम लैब में भी यूज करते हैं। ठीक है, और दीज एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मतलब ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं सोल्यूशन में। ठीक है, और कौन से आयंस देते हैं हमें? हाइड्रोनियम आयन, इसे H+ आयन जो हम कह रहे थे ना, प्रोटॉन। ठीक है, तो ये वाटर में डिसॉल्व होके H+ आयंस या फिर हाइड्रोनियम आयंस देते हैं। ठीक है, अब सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो मेनली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं एक्सेप्ट सम एसिड्स। तो इसका एग्जाम्पल है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक मिनरल एसिड। वीक मिनरल एसिड मतलब वीक इनऑर्गेनिक एसिड। तो मैंने बोला कि सारे ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं और सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट देयर आर सम इनऑर्गेनिक एसिड्स, सम मिनरल एसिड्स दैट आर वीक टू। तो बेस्ट एग्जाम्पल है उसका कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, इट कंटेन्स आयंस as well as molecules. Also it is non-corrosive and are used in soft drinks. तो हमें पता है ना सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है, तो कार्बोनिक एसिड ऐसे ही बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करती है तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और इसीलिए कार्बोनिक एसिड का यूज किसमें किया जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स में। ठीक है, अब ऐसे एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है अलोंग विथ हाइड्रोजन, ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और ऐसे एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती है उन एसिड्स को हम बोलते हैं हाइड्रा एसिड्स। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड्स, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो एसिड्स आर क्लासिफाइड इन मेनली 2 टाइप्स। ठीक है, व्हाट आर दोस टाइप्स? दैट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं और वीक एसिड्स कौन से होते हैं? जब मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बता रही थी तब भी मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो सोल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं HCl को वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो वो कंप्लीटली H+ और Cl- आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन वीक एसिड कौन से होते हैं? जो सोल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते हैं। तो अगर मैंने से एसिटिक एसिड का सोल्यूशन लिया तो मुझे एसिटिक एसिड के कुछ ही आयंस आयनाइज होंगे, जैसे CH3CO- और H+। ठीक है, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे, कुछ आयंस कुछ मॉलिक्यूल्स आयनाइज होंगे और कुछ अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस। ठीक है, तो एसिटिक एसिड में क्या हो रहा है? देखो 6 मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक आयनाइज हुआ, और HCl में मैंने जितने मॉलिक्यूल्स एसिड के डाले वो सारे ही आयनाइज हो गए। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में। तो दूसरा क्लासिफिकेशन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है, मतलब मोर अमाउंट ऑफ एसिड्स एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। डाइल्यूट एसिड्स कौन से होते हैं? जिनमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है और लेस अमाउंट ऑफ एसिड। ठीक है, तो कौन से होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड? जिनमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो, वाटर का कम। और वीक एसिड डाइल्यूट एसिड्स कौन से होते हैं? जिनमें
वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो, एसिड का कम। ठीक है, चलो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एसिड्स की। तो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एसिड्स हैव सार टेस्ट। सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन ही हमने इसके अकॉर्डिंग किया था कि एसिड्स हैव सार टेस्ट। दूसरा इंडिकेटर के फॉर्म में, तो दे टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड। तो इससे भी ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कि ऑल एसिड्स ईदर वीक और स्ट्रॉन्ग, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ओके, दे गिव H+ आयन एक्वस सोल्यूशन एंड दे आर करसिव इन नेचर। जितने भी एसिड्स होते हैं, मोस्टली जब भी हम एसिड्स की बात करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का डेंजर और वार्निंग साइन दिखता है। जितनी भी एसिड की बॉटल्स होती हैं, आपके घर में भी कभी कभार जैसे वॉशिंग के लिए एसिड्स का यूज़ होता है, तो यू कैन सी कि उनमें ये वार्निंग साइन बना होता है। तो एसिड क्या होते हैं? दे आर वेरी वेरी करसिव इन नेचर एंड स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड्स, तो ये बहुत करसिव होते हैं नेचर में। तो अगर कंसनट्रेटेड एसिड्स में सब में ये वार्निंग का साइन होता है कि एसिड अगर आपके स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो इट कैन कॉज सीवियर बर्न्स। ओके, तो एसिड क्या होता है? इट इज वेरी करसिव इन नेचर। ऑल्सो अब देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, तो एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्शन अगर ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन को हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में कितने बार पढ़ा था? दिस इज द रिएक्शन जब भी कोई एक्टिव मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है ना? यही रिएक्शन थी। तो क्या हुआ? जब हमने किसी एसिड में क्या डाला? मेटल का कोई पीस डाला, तो एक गैस इवॉल्व होती है बबल्स के साथ, और जब उस गैस के पास आप कैंडल या मैस्टिक लेके आओ, बर्निंग कैंडल और मैस्टिक, तो क्या होता है? इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, जिससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज लिखोगे तो ये रिएक्शन पूछी जाती है। कौन सी रिएक्शन है ये? एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ मेटल इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हमारी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स। तो जब भी किसी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से होती है तो क्या होता है? सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है अलॉन्ग विथ वाटर। ठीक है, तो क्या बनता है? मेटल कार्बोनेट्स की जब एसिड से रिएक्शन होती है तो मेटल सॉल्ट बनता है अलॉन्ग विथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अगर देखें हम कोई एग्जाम्पल, तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ तो क्या बनता है? NaCl, that is salt plus water along with कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे निकल रही है, ये टेस्ट करने के लिए कि ये गैस जो इवॉल्व हो रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है, हम क्या करते हैं? हम उस गैस को डिलीवरी ट्यूब से पास कराते हैं इन अ टेस्ट ट्यूब विच कंटेन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हमें पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से द सोल्यूशन टर्न्स मिल्की। ठीक है, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑल्सो द सिमिलर वन, जब किसी एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से होती है। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में भी हमें सेम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तब भी सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है हमें।
ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एग्जैक्ट सेम रिएक्शन होती है, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव मेटल सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हमने सोडियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लिया था, अब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब HCl से हुई, दैट इज एन एसिड, तो क्या बना? सोडियम सॉल्ट बना, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने का भी सिमिलर मेथड है। व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करेंगे, डिलीवरी ट्यूब से गैस किस पे पास कराएंगे? इन लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। और आफ्टर रिएक्टिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म कर लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, और जिस वजह से लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टर्न्स मिल्की। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये जो टेस्ट है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का लाइम वाटर के साथ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का यही टेस्ट मेन होता है कि जब भी हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं, इट टर्न्स मिल्की। बट अगर आप किसी सोल्यूशन में, लाइम वाटर के सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस पास कराएं, तो ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द लाइम वाटर क्या होता है? द लाइम वाटर विच टर्न मिल्की, वो वापस कलरलेस हो जाता है। किसकी वजह से? कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो चुका है, और उसके बाद भी आप कंटिन्यू आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करा रहे हो सोल्यूशन में, तो क्या होता है? ये जो रिएक्शन मिक्सचर है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। और जो क्या कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो कलरलेस होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लाइम वाटर में आप अगर कंटिन्यू कार्बन डाइऑक्साइड पास करा रहे हो, तो एक टाइम के बाद जो मिल्की कलर आया होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो लोग सोचते हैं कि नहीं यार, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बट ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन हुआ था, और जो वापस से किस में डिकम्पोज हो गया? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, ठीक है। तो इसीलिए जो लाइम वाटर मिल्की हुआ था वो वापस कलरलेस हो जाता है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स की जब एसिड से रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। मतलब मेटेलिक ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्ट विथ एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड when react with hydrochloric acid it forms copper chloride and water। अब मेटेलिक ऑक्साइड एक्चुअली क्या होते हैं? जैसे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स दे आर बेस, वैसे ही मोस्ट ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेस। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी बेस की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो एग्जैक्ट यही रिएक्शन है, बस बेस की जगह हम क्या बोल रहे हैं? मेटेलिक ऑक्साइड। तो जब मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन होती है तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब अगर कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड इज अ बेस, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड इज अ बेस। तो रिएक्शन एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो रही है। बेस इज रिएक्टिंग विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव कॉपर क्लोराइड, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कि हमने बोला डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूट करते हैं हम एसिड को, डाइल्यूट एसिड कैसे फॉर्म होता है। तो अब हमें पता है कि एसिड्स आर वेरी करसिव इन नेचर, है ना। तो हम अगर डायरेक्टली एसिड की बोतल में पानी डालेंगे ना तो धमाका हो जाएगा, सीरियसली धमाका हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम एक बीकर में वाटर लेते हैं और इंस्टेड ऑफ एडिंग वाटर इन एसिड वी ऐड एसिड इन वाटर,
ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक बीकर में वाटर लिया और साइड साइड ड्रॉप वाइज हम एसिड को ऐड करते हैं या बहुत स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करते जाते हैं विथ कंटिन्यूअस स्टरिंग। तो जिससे क्या होता है कि हमें पता है, इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने देखा था कि जब भी एसिड में वाटर ऐड किया जाता है तो बहुत लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम एसिड में वाटर डालेंगे तो बहुत लार्ज अमाउंट में एक साथ हीट इवॉल्व होगी और एक्सप्लोजन हो सकता है। तो क्या होगा, हम वाटर में स्लोली एसिड ऐड करेंगे और स्टर कर देंगे, तो जिससे जो अमाउंट ऑफ हीट है वो धीरे धीरे रिलीज हो जाए और हम और ऐड करते जाएं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक्सप्लोजन के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड की बात करते हैं तो वी ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, वी डोंट ऐड वाटर टू एसिड, ओके। चलो, dilute an acid to make a lower concentration, never add water to acid, instead add acid to water. It may seem at first that it shouldn't matter, but adding water to acid creates a hazardous situation, so adding acid to water is safer. चलो, अब एसिड की कहानी यहाँ पे हुई खत्म। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिस। बेसिस स्टार्ट करने वाले हैं, और बेसिस कौन से सब्सटेंस को बोलते हैं हम, Bases are the substance that give hydroxide ions in water या in solution। तो क्या होता है, जैसे एसिड वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयंस देता है, प्रोटॉन देता है, उसी तरह बेस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयंस देता है, दैट इज OH- आयंस देता है। अब बेसिस के मेनली एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस। दे आर बिटर इन टेस्ट एंड दीज सब्सटेंसेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। जैसे एसिड ब्लू लिटमस रेड करता है, वैसे ही बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। अब ये तो हो गई जनरल इंफॉर्मेशन। अब एल्कलीज क्या होते हैं, ऐसे बेसिक हाइड्रोक्साइड्स जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएं। तो मतलब वाटर सॉल्युबल जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कलीज। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम कि वाटर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, तो ऐसे हाइड्रोक्साइड्स या ऐसे बेसेस जो वाटर में डिसॉल्व होके OH- आयंस दे सकते हैं। अब ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारे मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। मोस्टली वाटर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के। सो ऑल मेटलिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर insoluble except sodium, potassium and calcium. Thus, the most common soluble alkalis are sodium hydroxide, potassium hydroxide, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम तो मेटल ही नहीं है, तो इसीलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज मोस्ट कॉमन अल्कली, और अलॉन्ग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अल्कली ऐसे बेसिस होते हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब कई बार ऐसा होगा कि मैं सॉल्युबल बेस के लिए डायरेक्ट अल्कली ही बोलूंगी, तो इसीलिए, या कभी कभार डायरेक्ट बेस को मेंशन नहीं करके अल्कली मेंशन किया जाता है। तो आप बस इतना ध्यान में रखना कि अल्कली मीन्स बेस, बस वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम अल्कली बोलते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस सिमिलर, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड हुआ था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स, वैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ बेस इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो इट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन। अगर कोई बेस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है एक्वस सोल्यूशन में, मतलब आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है, OH- आयंस फॉर्म हो रहे हैं, तो ऐसे बेसिस को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। और ऐसे बेस जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहे हैं, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं एक्वस सोल्यूशन में, मतलब आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं इन एक्वस सोल्यूशन, ऐसे बेसिस को हम बोलते हैं वीक बेस, ठीक है। तो ये था इनका जनरल क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल्स अगर हम लें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स आर वीक बेसिस, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है,
वो तुरंत Na+ और OH- आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। बट यही अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयंस बनते तो हैं बट कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। मतलब अगर मैंने 50 मॉलिक्यूल्स हैं मेरे सोल्यूशन में तो उसमें से आधे भी आयनाइज नहीं होंगे। बट इन केस ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, अगर मैं 50 मॉलिक्यूल्स डाल रही हूँ तो वो कंप्लीटली 50 मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में। अब आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेसिस की? दे आर बिटर इन टेस्ट, सबसे कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी। दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर स्लिपरी टू टच। ठीक है, अब इंडिकेटर्स का कलर चेंज कैसे होता है? हमें ये तो पता है कि बेस टर्न्स ब्लू रेड लिटमस ब्लू, तो ये तो हमें पता है लिटमस का कि रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एक अलग इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसमें क्या कलर चेंज देखने मिलता है हमें? ऑरेंज टू येलो। मतलब मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है एंड आफ्टर एडिंग बेस इट टर्न्स येलो। फिनोप्थलीन कलरलेस से पिंक हो जाता है, मतलब फिनोप्थलीन का कलर बेसिक सोल्यूशन में पिंक होता है। ठीक है, तो कलरलेस फिनोप्थलीन में जैसे ही मैं किसी बेस को ऐड करूंगी तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? पिंक। उसके बाद दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बेसिस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि दे आर आयनाइजिंग इन वाटर। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में आयनाइज हो रहे हैं और आपको पता है कि अगर सोल्यूशन में आयंस हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। दे आर स्लाइटली करसिव टू द स्किन। अब हमें पता है कि एसिड्स आर करसिव टू द स्किन बट बेसिस आर ऑल्सो करसिव टू द स्किन। They are not very corrosive but they are slightly corrosive to the skin. तो अगर आप strong bases जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का स्किन से कांटेक्ट होता है तो थोड़ी सी इरिटेशन होती है, यू नो, इचिंग जैसे होने लगती है, तो दे आर ऑल्सो corrosive to the skin. ठीक है, ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स सी द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बेसिस रिएक्ट विथ मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जैसी एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन होती है वैसे ही बेस के साथ होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि जैसे सारे मेटल्स दे रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, मोस्टली ऑल द मेटल्स, लेकिन बेस में कुछ ही मेटल्स जो हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली विथ सर्टेन मेटल्स। ओके, तो सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। तो मेटल्स भी बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है और ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है। मोस्टली इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एसिड की मेटल के साथ, तो वो हमेशा याद रखना। और अब अगर एसिड की जगह गलती से बेस पूछ लिया जाए तो पूरी रिएक्शन सेम है बट एसिड की जगह बेस। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन होती है केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, दैट इज बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो क्या हो रहा है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो इनकी रिएक्शन जब भी बेस के साथ होती है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। अब हमें हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन पता है कि इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, राइट? चलो, तो बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज इतनी सी ही थी। नाउ वी विल सी आवर लास्ट टॉपिक दैट इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अब ऐसे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि दिस इज एसिड, दिस इज बेस, दिस इज अ सॉल्ट, मतलब जो हमें क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, दो सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। सो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर or smell in different type of substances like acids and bases, they are termed as indicators. तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ कलर चेंज की बात करते हैं, बट ऐसे कुछ इंडिकेटर्स भी हैं
ऐसे कुछ इंडिकेटर्स भी हैं जो स्मेल में चेंज दिखाते हैं, ठीक है, तो वो भी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग इंडिकेटर्स आर मेनली क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। अब इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। चेंज इन कलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली जितने भी हम लेबोरेटरीज में इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो कलर चेंज वाले ही करते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक or basic by the change in color. There are substances whose odor changes in acidic or basic media. ठीक है, कुछ ऐसे substances होते हैं जिनकी odor change हो जाती है acid और basic media में। ऐसे substances को हम बोलते हैं olfactory indicators। तो मैं best example दूं तो best example होता है अनियन। अनियन एसिडिक सोल्यूशन में तो अपनी स्मेल नहीं चेंज करता, बट जैसे ही आप अनियन में कोई बेसिक सोल्यूशन ऐड करोगे तो क्या होगा, अनियन की जो एक स्मेल होती है ना, पंजेंट स्मेल, वो फेड हो जाएगी। और स्मेल मतलब अनियन की तो आप कितनी तीखी स्मेल होती है ना, पंजेंट स्मेलिंग होती है, वो गायब हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। तो अनियन इज अ मोस्ट कॉमन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मतलब जो स्मेल के थ्रू बताते हैं कि इधर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। और एक एग्जांपल दूं अगर मैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का, तो वो होता है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम करता है। अब मेनली इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन कौन से इंडिकेटर्स आते हैं? टर्मरिक, टर्मरिक आता है, लिचेंस आते हैं, टर्मरिक, लिचेंस, लिचेंस से लिटमस पेपर बनाया जाता है, ओके। उसके बाद हाइड्रोजीना, हाइड्रेंसिया और रेड कैबेज जो होती है, ये सारे होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। अब मोस्ट कॉमन होता है टर्मरिक, जो हमारे सबके घर में भी प्रेजेंट होता है। टर्मरिक क्या करता है, टर्मरिक एसिड सोल्यूशन में तो एज इट इज येलो कलर रहता है, बट जैसे ही उसमें कोई बेसिक सोल्यूशन ऐड कर दिया जाए इट टर्न्स रेडिश, ओके, तो बहुत ही डार्क रेड कलर मिलता है हमें। तो टर्मरिक ऑल्सो एक्ट्स एज अ इंडिकेटर। अब क्योंकि ये नेचुरली ऑब्टेन हो रहा है तो दिस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। सेकेंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब जो सोल्यूशंस हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ठीक है, ये सारे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिसमें से मोस्ट कॉमन होता है फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज, जो हम लेबोरेटरी में बहुत कॉमनली यूज करते हैं। फिनोप्थिलीन एसिड सोल्यूशन में कलरलेस रहता है और जैसे ही बेस ऐड करो तो इट टर्न्स पिंक, तो कलरलेस टू पिंक का हमें ट्रांजिशन देखने मिलता है। मिथाइल ऑरेंज, ऑल्दो मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर ऑरेंज होता है, बट एसिड सोल्यूशन में इट टर्न्स पिंक और बेस में इट टर्न्स येलो, ठीक है। तो कौन सा वेरिएशन देखने मिल रहा है हमें, पिंक टू येलो, और यू कैन से रेड टू येलो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में तो मैंने बताया ही। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के 2 मेन एग्जांपल्स हैं, अनियन और वनीला एसेंस, ठीक है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है इंडिकेटर्स वाला सेशन। अब इस क्लास में हमने क्या क्या देख लिया, हमने एसिड्स पूरा कंप्लीट किया, बेसिस देख लिए और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की समरी को वाइंड अप करेंगे। विल स्टडी अबाउट पीएच स्केल पढ़ेंगे हम, विल स्टडी अबाउट सॉल्ट, और फिर हमें सर्टेन सॉल्ट्स दिए गए हैं, केमिकल कंपाउंड्स दिए गए हैं हमारे चैप्टर में, तो हम उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन उनसे भी फ्रेम होते हैं। तो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में पूरी इस चैप्टर की समरी वाइंड अप करेंगे एंड विल ट्राई टू स्टार्ट 1 मार्क क्वेश्चन। Okay, till then stay tuned. Thank you everyone. Please do like, share and subscribe the channel. Also, you can follow us on Facebook, Instagram and Twitter. Please do download the Pradis Education app. You can download it from Play Store or iOS. And this is our contact information. You can contact us anytime. Thank you so much.